जब उनके बाद सांसदीय जब चुनाव आ रहा है तो प्रियंका सिंह रावत जी मौजूदा सांसद रहे हैं। बहुत तगड़ा जाम रहता है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं। दूसरा अम्बेडकर पार्क आप बता रहे हो, हमारे 2 ड्राइवर थे, दोनों लड़ गए थे बीडीसी चुनाव कि भाई क्या ड्यूटी है हमारी। श्रीवास्तव जी ने हमसे हमारे पास भेजा, पार्टी चाहेगी लड़ेंगे, तो महाराणा प्रताप है। किताब पढ़े हुई? किताब नहीं पढ़ा, हम सीरियल देख मामा थे, वो भी पढ़ने जाते थे उस समय, हमारी वाइफ भी पढ़ने जाती थी। उनका बैठा रहे फुलिया, वो दिन पता चले कि वाइफ पहचान है। ठीक है, वो सांसद थे। अभय सिंह ने एक कथा करवाई थी, अब तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे, उनके यहाँ हम रहे, इतने बड़ा कमरा था। खेल कौन सा पसंद है आपका? अब देखो भैया, बाराबंकी के इतिहास में पहली बार अवधि वाला इंटरव्यू लिया है, बहुत गजब का भैया। वो देखो तो बाराबंकी के पूर्व सांसद उपेंद्र सिंह रावत जी का इंटरव्यू है, सब कुछ पूछे तुम सुनी हो तो तुमका बहुत मजा आई है भैया। वो कतने सुनो भैया, बढ़िया लंबा चौड़ा गजब का इंटरव्यू है का। सबसे पहले ये बताइए, हमारा चैनल आपका कैसा लगा था? आपका चैनल बहुत अच्छा लगता है, और आप अवधि में बोलो थे तो अवधि हमका भी अच्छी लगा था। अवधि में हम बोल रहे थे, अवधि में हम पैदा बहन, अवधि में बड़े बहन है, तो अवधि में हाँ आप पूछो तो हमका भी अच्छा लगे, हम अवधि में बोलबे। अच्छा, यू गई थन आराम बैठा हो, बिल्कुल रिलैक्स है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। यू गई थन, आपका जन्म कब हुआ और कैसे आप शुरुआत करो राजनीति में? हमारा जन्म हुआ था 17 जनवरी 1967 को, लेकिन लिखा पढ़ी में है 17 जनवरी 1969, तो आप 69 मानी। कौन सा गांव है आपका? हमारा गांव है बरुआ, मजरे वहापुर है, तिलोकपुर के पास, ब्लॉक रामनगर है, थाना हमारा फतेहपुर है। माता पिता क्या करते हैं आपके? माता हमारी गृहिणी थी, पिताजी हमारे प्राइमरी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे उस समय, अब तो सेवानिवृत्त हैं। लेकिन माता जी का जब हम 7 साल के थे तो हमारी माता जी का देहांत हो गया था, एक बीमारी के चलते उनको टेटनेस हो गया था। पिताजी की उम्र उस समय 31 साल की थी, मैं 7 साल का था, और 2 हमारी छोटी बहनें भी थी हमसे छोटी, तो हमारे तीनों भाई बहन में बस 2-2 साल का ही अंतर था। तो माता जी के देहांत होने के बाद फिर पिताजी ने अपना वेशभूषा सन्यासियों जैसा बना लिया। उसका कारण यह था कि शादी के लिए उन पर दबाव लोग डालते थे, आते थे कि मास्टर साहब शादी कर लो, मास्टर साहब शादी कर लो, और पिताजी हमारे शादी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उनका ये मानना था कि पत्नी का सुख अगर हमारी किस्मत में होता तो हमारी पत्नी क्यों खत्म हो जाती। तो अब जो है हमारा इस सांसारिक माया मोह से हम अपने आप को विरक्त करते हैं, इसलिए हम दूसरी शादी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो जिम्मेदारियां हमारी हैं कि हमारा एक बेटा है, 2 बेटियां हैं, इनको पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी हमारी है, इनकी शादी विवाह करने की जिम्मेदारी है। पढ़ा लिखा करके शादी विवाह करके उसके बाद में हम गृह त्याग कर देंगे और सन्यासियों जैसा जीवन व्यतीत करेंगे, इसलिए उन्होंने शादी न करने का फैसला लिया। अच्छा, उसके बाद आपकी जीवन की शुरुआत कैसे हुई? पढ़ाई कहाँ करो आप? हम प्राइमरी की शिक्षा तो अपने पिताजी के साथ में ही, जहाँ पढ़ाते थे प्यारेपुर में, बिल्कुल पास में ही गांव है, प्राइमरी की शिक्षा वहाँ से हमने ग्रहण की। उसके बाद में वही जूनियर हाई स्कूल था प्यारेपुर में ही, तो जूनियर हाई स्कूल वहाँ से हमने पास किया। फिर हाई स्कूल हमने पास किया रफ़ी मेमोरियल इंटर कॉलेज मसौली से, अपने मामा के यहाँ रह करके, खैरातीपुर में हम रहे अपने मामा के साथ में। बाद में फिर इंटरमीडिएट हमने फिर बीपी शुक्ला इंटर कॉलेज तिलोकपुर अपने घर में रह करके पढ़ करके हमने पास किया। फिर हम चले गए लखनऊ विश्वविद्यालय में, बीए वहाँ से किया, एलएलबी वहाँ से किया, और फिर बाद में हाँ हमने वकालत पास की है, रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, ला किया है, और 2 विषय से हम एमए भी, हिंदी से और सोशियोलॉजी से। तो ये क्या बिजनेस आप कौन सा करो, या एनजीओ सिनेमा उधर चलाओ रहो आप? नहीं, बिजनेस हमने कोई किया नहीं, और वो पिताजी अध्यापक थे ही, तो जो आवश्यकता की चीजें थी हमको मिली जाती थी। हम सोशल वर्क की तरफ हमारा रुझान था, तो शुरुआत में समाज सेवा में, तो शुरुआत में हम युवक मंगल दल से जुड़े। अच्छा। युवक मंगल दल बाराबंकी जिले में बहुत अच्छा काम कर रहा था, कमलेश चंद्र शर्मा जी उस समय थे जिले के अध्यक्ष। जब हम युवक मंगल दल से जुड़े, रामनरेश रावत जी भी थे उसमें, उन्हीं के साथ हम जो है युवक मंगल दल में जुड़े, और युवक मंगल दल में जुड़ करके पूरे जिले का, एक हिसाब से पूरे जिले का भ्रमण भी किया। उस समय 16 ब्लॉक थे बाराबंकी में, रुदौली मवई यही था, सिरौली गोसपुर था ही नहीं। तो 16 दिन में पूरे साइकिल से पूरे जिले का भ्रमण,
तो जो सोशल एक्टिविटीज़ थी उसमें रह करके काम किया और पूरे ज़िले का भौगोलिक क्षेत्र का पूरा ज्ञान हुआ। और वहाँ से निकल करके फिर पारिजात युवक समिति एक एनजीओ रामनरेश रावत जी। हाँ उसकी स्थापना की, तो उसके अध्यक्ष रामनरेश रावत जी थे। उन्होंने पारिजात युवक समिति की स्थापना की, हम उसमें संस्थापक महामंत्री के रूप में, क्योंकि तब हम और रामनरेश रावत एक साथ काम कर रहे थे। तो साथ में ही मिल करके पारिजात वृक्ष के नीचे इकट्ठा हुए 15 अगस्त 1989 को, तो 18 अगस्त 1989 को वहीं पर पारिजात युवक समिति की स्थापना की गई, उसके महामंत्री रहे। तो करीब करीब 15 साल पारिजात युवक समिति में रह करके काम किया। पारिजात युवक समिति संस्था भी काफ़ी प्रतिष्ठित संस्था अपने समय में उस समय थी। उसके बाद में फिर राजनीति में रुझान रहा थोड़ा बहुत। तो 1995 में भारतीय जनता पार्टी हमने ज्वाइन की थी। धीरे धीरे काम करते करते हम युवा मोर्चे में जिला मंत्री रहे भाजपा में, और फिर जिले के उपाध्यक्ष भी रहे युवा मोर्चे में। फिर कुछ एक समय ऐसा आया तो अपनी निजी समस्याओं के चलते थोड़ा सा निष्क्रिय रहे पार्टी से। पार्टी हमने भाजपा छोड़ी नहीं, ना कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन की, लेकिन पार्टी में काम करना थोड़ा सा बंद किया, निष्क्रिय रहे। और फिर 2014 का जब चुनाव आया तो फिर से राजनीति में सक्रिय होने का एक अवसर मिला। लोगों ने आकर के हमसे अपेक्षा की तो उसमें सक्रिय हुए। विधायक टिकट मिला था आपको? विधायक का टिकट तो मिला 2017 में। 14 में हम सक्रियता हमारी हुई राजनीति में फिर से पुनः। तो उसके बाद 3 साल बाद विधानसभा चुनाव हुआ। 2017 में हमने पहली बार भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा। पहली बार टिकट मांगा तो मिल भी गया और जीत भी गए। विधायक बने हो, 2.5 साल कार्यकाल रहा, फिर सांसद में कैसे आ गया? यहाँ तो पहले से एक महिला सांसद रहा है। सुनने में आवा यूं कि आप दिनों कुछ तीखी नोक-झोंक हुई, बहस हुई, टिकट का ऐसा भी कुछ रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहा। कोई नोक-झोंक नहीं हुई। भाई वो सांसद थी, बाद में चुनाव हुआ विधायक का, तो विधायकी के चुनाव में पूरे जिले में फिर सांसद वो अकेली थी। और लोकसभा क्षेत्र में 5 लोगों ने अलग अलग से अपना टिकट मांगा। हमने भी जैतपुर से मांगा, हमको जैतपुर से टिकट मिला, हम जीते। विधायक बनने के बाद फिर जब उनके बाद सांसद जब चुनाव हो रहा है तो प्रियंका सिंह रावत जी मौजूदा सांसद रहे। हाँ, तो उनके घर में लोग प्रदर्शन के रोने भी लगी, तो महिलाएं कि भैया इन्हें टिकट मिलना चाहिए, बहुत कुछ हुआ था। फिर आपका टिकट मिल गया तो विरोध भी कुछ हुआ, सुनने को मिला। नहीं, हम उसमें बताऊं, हम विधायक थे और उस समय जो है मेरे अलावा और बाकी जिले के सारे विधायक और संगठन के लोग नहीं चाहते थे कि दोबारा उनको टिकट दिया जाए, प्रियंका रावत चुनाव लड़े। हमारे ऊपर भी लोग विश्वास नहीं करते थे। लोग कहते थे तो प्रियंका के ही आदमी है। लेकिन पूरे जिले को एक तलाश थी कि कोई दूसरा नया चेहरा आवे। तो कुछ लोगों ने हमसे भी अप्रोच किया कि भाई आप लड़िए। तो हमने कहा पार्टी लड़ाएगी तो लड़ जाएंगे। तो हमने इस तरह की इच्छा व्यक्त की, अगर पार्टी चाहेगी तो हम लड़ जाएंगे, बाकी तो हम विधायक ही हैं। फिर पता चला कि उन्हें जो है टिकट हम ही को मिल गया लोकसभा का। तो पार्टी ने अगर हमको आदेशित किया लड़ने के लिए, तो पार्टी के आदेश का पालन तो हमको करना ही था। कैसे हम पार्टी के आदेश को इग्नोर करते? हम लड़ गए चुनाव, जीत गए, सांसद हो गए। जीत गए, सांसद बन गए। हाँ। अच्छा ये बताइए, आप सांसद बनने के बाद कौन कौन सा काम करवाए बाराबंकी में? सांसद बनने के बाद बाराबंकी में बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जिले में बहुत सारी सड़कों का निर्माण हुआ। जब हम सांसद हुए तो हमको उद्घाटन करने के लिए लोगों ने बुलाया, अधिकारियों ने बुलाया। तो पता चला 2 सड़कें। तो हमने कहा भाई पूरे जिले में इतना बड़ा जिला है, इसमें मात्र 2 सड़कों का उद्घाटन, 2 सड़कें खाली PMGSY के तहत बनी। तो अधिकारी बोले कि हाँ साहब, जो है वो पैरवी ठीक से नहीं हो पाती है, तो फिर नहीं काम मिलता है। पैरवी हुई नहीं तो ये 2 सड़कें आई। तो हमने कहा फिर से प्रस्ताव बनाइए, अब हम पैरवी करेंगे। तो अधिकारियों ने प्रस्ताव बनाया, फिर हमने पैरवी की। तो अगले साल 23 सड़कें स्वीकृत हुई और वो 23 सड़कें बनी पूरे जिले में। उसके अगले साल फिर हमने कहा और फिर प्रस्ताव बना करके भेजिए, फिर पैरवी करें। तो अगले साल फिर जो है उसके बाद वाले साल में फिर
33 सड़कें आई, और ये 33 सड़कें बहुत लंबी लंबी थी। 350 करोड़ की लागत से 33 सड़कें वो बनने में भी 1 साल 1.5 साल लग गया। धीरे धीरे कार्यकाल पूरा हुआ तो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये काम हुआ। बाराबंकी जिला मुख्यालय का रेलवे स्टेशन, नया रेलवे लेकिन स्टेशन अभी तक चले रहा, काम का पूरा नहीं हो पा रहा। बन रहा है, बनने में टाइम लगता है। ये जो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, ये कोई छोटे मोटे रेलवे स्टेशन या कम सुविधा वाले नहीं, ये विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनेगा। बाराबंकी एरोप्लेन की तरह बन रहा है। हाँ बिल्कुल, आप देख लीजिएगा, हवाई अड्डा वगैरह होता है वैसे बन रहा है, उसी तरीके का बनेगा। यहाँ पर जो है जैसे बुजुर्ग हैं उनको जाने ऊपर दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लिफ्ट भी लगेगी, एस्केलेटर भी लगेगा जाने के लिए। तो और ऊपर एक ओवर ब्रिज होगा जिसपे ऊपर ही कैंटीन होगी, चाय वाय पीने के लिए। किसी को 2 घंटे वेट करना है ट्रेन का, चला जाए ऊपर, वहां एयरपोर्ट वगैरह हम लोग इंतजार करते हैं, एयरपोर्ट इस तरीके का बनेगा। अम्बेडकर पार्क भी आप बनवा रहे हो यहाँ पर। हाँ, हम रेलवे की बात पूरी कर लें, ये रेलवे स्टेशन और दूसरा रेलवे स्टेशन हैदरगढ़ का, 2 रेलवे स्टेशन हमारे बाराबंकी जनपद में, इनको जो है स्वीकृत हुए। हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, रेल मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, और दोनों पे काम चल रहा है, बन करके तैयार हुए, बहुत अच्छे बनेंगे। इसके अतिरिक्त बाराबंकी और बंकी को जोड़ने के लिए ओवरब्रिज, बहुत तगड़ा जाम रहता है, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं, बहुत बड़ी समस्या रहती है। यह पुल तो संभव ही नहीं था बनना, क्योंकि मैं जब पहली बार बैठक में गया, बोर्ड की बैठक हुई रेलवे बोर्ड की, तो उस बैठक में मैंने ये मुद्दा उठाया कि भाई इस पर ओवरब्रिज बनना चाहिए। तो अधिकारियों ने तुरंत वो कहा कि साहब इस पर ओवरब्रिज नहीं बन सकता है, क्योंकि आपके पूर्ववर्ती सांसद मनी पुनिया जी ने भी इसके लिए प्रयास किया था। तो वहाँ पर टेक्निकल टीम ने उस पर रिपोर्ट लगा दी है कि वहाँ टेक्निकली पुल बन पाना संभव नहीं है। और संयोग से पुनिया जी भी उस बैठक में थे, क्योंकि उस समय वो राज्यसभा सदस्य हो गए थे, तो वो भी थे, तो उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन उस पर टेक्निकली वो रिजेक्ट करके रख दिया गया। मैंने कहा अगर पुल नहीं बन सकता है तो अंडरपास बनाइए, कुछ तो रास्ता हम देंगे। इतना बड़ा टाउन नगर जो है नगर पंचायत बंकी है और नगर पालिका बाराबंकी है, दोनों को जोड़ने के लिए कुछ तो करोगे। कहीं पर तो कुछ नहीं, ना कोई अंडरपास ना कोई पुल। तो फिर वो प्रोसेस शुरू हुआ अंडरपास के लिए। अंडरपास के लिए जब प्रोसेस शुरू हुआ तो वो बंकी साइड के लोग हमारे पास आए कि वो अगर अंडरपास जब उधर बंकी की साइड में निकलता जा करके रास्ता ऊपर आता तो किनारे उसकी दीवारें बनती हैं, उन दीवारों से लोगों के दरवाजे बंद हो जाते, बिल्कुल दरवाजे पे दीवारें निकलती। वो लोग आए तब बताया, तो हमने कहा ये तो समस्या है, तो हमको ध्यान ही नहीं थी। इंजीनियर लोगों को हमने बुलाया, कहा हाँ साहब ये तो समस्या है, उनके सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। वो भी हमने कहा भैया बंद करो इसको, ये तो नहीं हो पाएगा। फिर हमने कहा डीआरएम से, उस समय सपरा जी थे, डीआरएम बहुत अच्छे अधिकारी थे, हमने कहा एक बार आप अपनी टेक्निकल टीम को ले करके आइए, अंतिम बार लेकर के आइए एक बार, मेरे कहने से हम मौके पर रहेंगे, हम बताएंगे कि पुल कैसे बनेगा, हो सकता है बन जाए। तो बढ़िया अधिकारी थे, लेकर के आ गए, 24 लोग आए उनकी टीम में पूरी, और हम 3 घंटे तक वहाँ पैदल पूरा रेलवे स्टेशन चल करके किधर किधर जाएगा, जंगल में आवश्यक होकर के मैंने बताया। तो उन्होंने पूछा अपने जो है इंजीनियर से कि बताइए, सांसद जी बता रहे हैं, आपका क्या कहना है? तो मुस्कुराया और कहा कि सर मुझे लगता है कि बन सकता है इस तरीके से, लेकिन मैं कल बता पाऊंगा, आज मैं पूरी इसको जो है नाप लेता हूँ और उसके बाद में हम इसको करके हम कल बता पाएंगे। दूसरे दिन उन्होंने बताया कि बन जाएगा। तब उसका प्रस्ताव बना, प्रस्ताव फिर लखनऊ से फिर दिल्ली गया, दिल्ली में फिर वो जा करके बोर्ड में गया, रेलवे बोर्ड में, वहाँ भी हम जो है अप्रोच करते रहे, बोर्ड में पहुँच गया। बोर्ड में 6-6 महीने की बैठक होती है, उस बार 6 महीने वाली बैठक नहीं हुई, टल गई, तो फिर 1 साल के बाद बैठक हुई। तो बोर्ड में ही पड़ा था, पास हो गया है, टेंडर भी हो गया है, बजट रिलीज हो गया है, और कुछ थोड़ा बहुत काम शायद लोग आए हैं मिट्टी टेस्टिंग के लिए, कुछ किया भी है, तो बनेगा। ये बहुत बड़ा काम बाराबंकी के लिए। कम से कम 50 या हमको लाखन आबादी प्रभावित हो नहीं रहा है बंकी की। हाँ, हम उनका सबका जाम से निजात मिली है, और जो क्रॉसिंग की समस्या से उसे भी निजात मिली है। दूसरा अम्बेडकर पार्क आप बता रहे हो एक चीज। हाँ, अम्बेडकर पार्क तो बाराबंकी में नाके पर पहले से बना था। हाँ। उसको जो है तत्कालीन विधायक रतन लाल राव जी और माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी जो सरकार में मंत्री थे,
उनके प्रयास से वो अम्बेडकर पार्क जो है नाके पर बना था। तो उस समय के हिसाब से बढ़िया बना था, लेकिन अब धीरे धीरे जो अब आधुनिक तकनीक आ गई है तो उसमें जो है वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था, और लो लैंड हो गई थी, चूंकि सड़कें ऊंची होती गई, वो अपना तो पूरे नाके का पानी सब बह करके उसी में भर जाता था। पार्क में पानी फिर बह जाता था नीचे नाली में, और कूड़ा कबाड़ा सब उसी में भरा रहता था। तो उसमें हम लोग जब जाते थे फूल वूल चढ़ाने पार्टी के निर्देश पर, तो माल्यार्पण करने, फूल चढ़ाने, बड़ा गंदगी रहती हम भी थी। 2-3 बार की खबर लगा आपने, हाँ आपने भी लगाई, तो मेरे मन में आया कि इसको जो है, तब उसको फिर हमने बनाया। कुछ व्यवधान भी हुए, लोगों ने रोक टोक की। मुझे उसमें जो है मेरा ये मानना था कि हो सकता है कि बाबूजी के जो उत्तराधिकारी है माननीय राकेश वर्मा जी वो हो सकता है कोई विरोध करें उसका, या रतन लाल राव जी ने बनवाया है उसको, वो विरोध करें। तो मैंने पहले से बात कर ली थी, लोगों से बात करवाई, तो उनकी तरफ से आया कि भाई वो अच्छा बना रहे हैं तो उसमें हमको क्या दिक्कत है, और मेरी सहमति है। मैंने ये कह करके लोगों को भेजा था कि ये पत्थर जो बाबूजी का है, बेनी प्रसाद वर्मा जी का, रतन लाल राव जी का, ये पत्थर एज इट इज सुरक्षित रहेगा, ये मूर्ति भी सुरक्षित रहेगी, इसको और बढ़िया बनाया जाएगा। लेकिन ये जो पुराना हमारा पत्थर है, पुरानी मूर्ति है, ये पुरानी धरोहर, इसको हम नष्ट नहीं होने देंगे, इसको भी स्थापित करेंगे। हाँ, जो नीचे आपने स्थापित किया, हाँ, ताकि इतिहास किसी का खत्म नहीं, आप अपना इतिहास बनाइए लेकिन किसी का इतिहास खत्म न कीजिए, ऐसे हमारी सोच रहती है। तो इस पर उनको भी काफी अच्छा लगा, और उन्होंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं। तो बना है, आज देखिए, आज वो बेनी बाबू का पत्थर पुराना वो भी लगा हुआ, उसको हम खड़े होकर के 2 बजे रात तक खुदवाए। हमने कहा चाहे इसको खोदने में 2 दिन लगे, अच्छा मौके पर खड़े रहो आप। पत्थर टूटना नहीं चाहिए, मौके पर खड़े होकर के, ये पत्थर टूटना नहीं चाहिए, इसको पीछे से धीरे धीरे काट काट करके पत्थर निकालो। तो ऐसे लोगों का होता है कि हम बना रहे हैं, दूसरे का पत्थर लगा उसको फेंको, हटाओ। लेकिन हमने कहा जो जिसने पहले किया है वो बड़ा काम किया है, अब उसको हम खाली उच्चीकृत करा रहे हैं। तो पहले वाले किसी भी व्यक्ति का, नेता का, वो इतिहास नहीं खत्म होना चाहिए। अच्छा, ब्लॉक प्रमुखी में आता भी चुनाव भी आने वाला ब्लॉक प्रमुखी का, तो उनमें कहते हैं कि जो रवि है उनका आप पे बनवाया, और ब्लॉक प्रमुख ऐसा भी कहा जाता है। भैया जो है जब हम थे तो हमारा फर्ज था, हम सांसद थे, हमारी तो ये ड्यूटी थी। निर्विरोध हुए थे ना वो? हाँ, निर्विरोध हुए थे। कुछ लोग ऑफर भी करें आपका सुनेंगे, और ये भी नहीं, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं, हम अपने पार्टी और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे। ऑफर मुझे किया था, यही इसी कमरे में बैठ करके ऑफर किया था, बहुत बड़ा ऑफर था। तो मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा 10 करोड़ रुपए भी मिलेंगे तब भी हम नहीं। हम भाजपा के सांसद हैं, भाजपा का ब्लॉक प्रमुख बनेगा, ये हमारी ड्यूटी है, नैतिक कर्तव्य है हमारा। इसलिए जो है हम चुनाव लड़ो जा करके, अपना जीत पाओ जीतो, लेकिन तुमको बना दे हम न्यूट्रल हो जाए, ये नहीं, हम इसको लड़ाएंगे। अच्छा, कुछ लोग कहते परिवार के सदस्य को बनाए, लेकिन आपने कहा नहीं, जो कार्यकर्ता हम उसको बनाएंगे। नहीं, परिवार के सदस्य का क्या, हमारा ड्राइवर है मैराम, बीडीसी है, हमारे 2 ड्राइवर थे, दोनों लड़ गए थे बीडीसी चुनाव, एक हार गया था, एक जीता था। तो बहुत लोग हमसे कह रहे थे कि अरे भैया सांसद जी, कहाँ तुम ढूंढत घूमत हो इधर उधर, तुम्हारे घर में खुद बीडीसी है, उनका लड़ाओ। हम 15-20 लोग कह रहे थे कि आप अपने मैराम को बनाओ, हम जो है 1 पैसा न ले, सब सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। तो हमने कहा कि नहीं, हम ये चाहते हैं कि राजनीति में किसी का कोई गुलाम जो है वो पदों पर न बैठे, या कोई कार्यकर्ता या उसका कर्मचारी पदों पर न बैठे। वो स्वस्थ राजनीति की जो है परंपरा को खंडित करता है। ऐसा व्यक्ति बैठे जो खुद निर्णय ले सके और अपने पैरों पे खड़ा हो। बनाने में किसी को या जिताने में सहयोग किया जाए, लेकिन फिर हर उसको अलग करके हम कुर्सी पे बैठे रहे उसी, ये हमारी सोच से बाहर था। इसलिए मैंने रवि रावत का समर्थन किया था, उनको खड़ा किया था, समर्थन किया, खड़े किया था, जितवाया था। अच्छा, हैदरगढ़ में एक अधिकारी से आपकी बहस है ना, फोन पर बहुत गरिया है, रोहित की ऑडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला था वो? और पुल आज तक नहीं बना, जब से आपकी सांसदी गई तब से पुल आज तक नहीं बना वाला। देखिए, हम जो है किसी से कट वचन भी नहीं बोलते हैं अक्सर, लेकिन अब गाली वाली निकल जाती है मुझसे, तब निकलती है। मेरी अपनी कोई व्यक्तिगत लड़ाई किसी अधिकारी से नहीं होती, किसी नेता से नहीं, व्यक्तिगत कोई हमारा मामला नहीं। जब जनता के हित का काम उसकी कोई अनदेखी करता है, अपनी ड्यूटी उस काम पे, ड्यूटी जो उसकी ड्यूटी है वो काम नहीं करता है, और आप समझ लीजिए कि वो रोड 21 करोड़ की लागत से रोड हमने मंजूर कराई,
PMGSY में, जहां से शुरू होनी थी वहां से शुरू होकर के 3 किलोमीटर बाद वो पुल पड़ता था। वो पुल जर्जर था, टूटा था। वो पुल अगर नहीं बनेगा तो कैसे उसका लाभ मिलेगा, उस सड़क का लाभ नहीं मिलेगा। और जब हमने कहा एक्सीएन से बात की तो पता चला कि वो उसके लिए कई बार चिट्ठी लिखी गई है, लेकिन वो जो है ए साहब जो है उसका एस्टीमेट नहीं बना। अब एस्टीमेट नहीं बना रहे खाली 10 बार चिट्ठी लिखने के बाद। तो इस पर हमने जो है उनको कहा था कि भाई क्या ड्यूटी है हमारी तुम्हारी सरकार जनता के लिए, तो एस्टीमेट क्यों नहीं बनाया। तो वो अपना वहाँ मौके पर आए भी नहीं, मौके पर एक्सीएन आए, यही ना आवे तो ये भी तो अनुशासनहीनता में आता है। अब अनुशासनहीनता हम थोड़े बर्दाश्त करते हैं, इसलिए कहीं गुस्सा में निकल गई होगी। अच्छा, एक बार एक कोई सप्लाई इंस्पेक्टर वगैरह थे, उनका भी ऑडियो वायरल होता, वो को बात इसी तरीके की उसमें भी थी, इसी तरीके की उसमें थी। जैसे हमारे एक मंडल अध्यक्ष थे, वो अपना धान बेचारे जाकर के लाइन में लगे थे, 16 दिन तक धान उनका नहीं तौला गया और नंबर ही नहीं आया उनका। तो वो थोड़ा परेशान हुए, तो दूसरे मंडल अध्यक्षों से अब जिक्र किया, तो 3 मंडल अध्यक्ष मिलकर के मिलने गए उनके पास, एसएमआई साहब के पास, कि भाई इनका धान नहीं तौलते हो और जो व्यापारी लाते हैं उनका तौल जाता है रातों रात, और किसानों का नहीं तौला जाए। खड़ी है, ये भी किसान है, इनकी भी खड़ी है। तो कहा कि, तो उन्होंने कहा था कि वो योगी जी से कह दो कोई चश्मा हमको दे दे जिससे हम किसान और व्यापारी में अंतर समझ सके। ये बात कही गलत है। किसान व्यापारी में अंतर परखना तो एसएमआई को आना चाहिए, और क्या अधिकारी नहीं आता है तो तुम उस पद पर रहने के लायक नहीं हो। और फिर ये कहा कि जाओ, तुम्हारा तो अब धान नहीं तौला जाएगा, तुम मंडल अध्यक्ष हो चाहे जो कुछ हो, तुम्हारा अब नहीं तौलेंगे, तुम्हारा नंबर ही नहीं आएगा। वो आए थे जिला अध्यक्ष जी के पास, जिला अध्यक्ष अवधेश श्रीवास्तव थे, अवधेश श्रीवास्तव जी ने हमसे हमारे पास भेजा। तो हमने मतलब ये कह देना कि अब तुम्हारा तो नंबर आएगा ही नहीं, ये गलत है। उनसे कहो ठीक है भैया, नहीं तौला गया है, नंबर आएगा, चलो कल परसों आपका भी नंबर आ जाएगा, तौल देंगे। तो जब इस तरीके की बात आती है, पैसा ले लेकर के सब तौलते रहते हैं, और फिर हमारी उस एक्शन के बाद किसी की ट्राली नहीं रुकती थी, व्यापारियों का तौलना बंद, किसानों का ही तौला जाता था। तो हम तो जनता के हित के लिए, किसानों के हित के लिए। अच्छा सांसद जी, टिकट आपने वापस कर दिया, आप कहे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अगर आज आप सांसद होते तो लोग कहते हैं कि सिलेंडर खातिर लाइनें लगानी पड़ती। देखिए, इस समय सिलेंडर की लाइन जो है, इसमें समझना चाहिए, जहां से भी गैस आती है, पेट्रोल डीजल मंगाया जाता है, ये सिर्फ हमारे भारतवर्ष की नहीं है, बल्कि कई देशों के चिंता का विषय है। भाई वो वहां से रास्ता बंद हो गया आने का, ईरान का युद्ध नहीं, अब तो आ रहा है, भारत के लिए तो आ रहा है, तो अब आ रहा है। तो जो व्यवस्था बिगड़ती है उसको दुरुस्त होने में 1 आध हफ्ते 10 दिन लग जाता है। अब आ रहा है तो धीरे धीरे ठीक भी हो रहा है। जितनी लाइनें बीच में लग गई थी उतनी अब नहीं लग रही हैं, कम पड़ गई धीरे धीरे। अभी हमको लगता है अच्छा, इस समय शादी विवाह भी है ज्यादा, तो थोड़ा ज्यादा खर्च भी होता है। तो इसमें सोचना चाहिए भाई, विश्व स्तर पर 2 देशों में युद्ध चल रहा है, लेकिन हमका जरूरत है अगर सिलेंडर की, तो में कहाँ जाओ, तो उनका तो लेने पड़ी है ना। अच्छा, तो फिर हम आपको समझावें, आपके पिताजी हैं, आपके घर में किसी प्रकार की कोई ऐसी समस्या आ गई है और मतलब आपके पिताजी से कह दिया जाए भैया चौराहे पर मत जाना, वहां जाओगे मारपीट हो जाएगी, मारे जाओगे, तो आप कहो कि तुम चाहे मारे जाओ चाहे पीटे जाओ, सब्जी लायक हमका दियो, नहीं हम खाना ना खाई पे खाओगे। अगर पेट भरना तो कहने पड़े, ठीक है, घर में काम भूखे नहीं, तो ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं चल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत से चल रहा है बस, बाकी सब काम चल रहे हैं, सब काम चल रहे हैं। सरकार ने बिल्कुल उस पर कहा है कि जिनके यहाँ शादी है वो लिख करके देंगे, उनको आप तय करो किस एजेंसी से उनको सिलेंडर मिल रहे हैं, वहां जाकर के वो सिलेंडर लें। सबको मिल रहे हैं और सबकी शादी। कोई एक ऐसी शादी आप बताओ जो सिलेंडर न मिलने की वजह से कैंसिल हो गई हो, थोड़ी दिक्कत हो जाती है। जो बहुत आसानी से हम काम कर लेते हैं, एक साथ जाकर के 10 सिलेंडर ले आए, वो नहीं हो पा रहा है, दौड़ना पड़ता है। 3 बार हम गए तब हमको 10 मिले। अच्छा, जयपुर विधानसभा का चुनाव आ रहा है, चर्चाएं आपकी भी हो रही कि ई सीट जीत सकते हैं तो उपेंद्र रावत जीते हैं, नहीं तो कौन और है नहीं भैया बढ़िया प्रत्याशी। तो क्या देख रहे हो आप, जो चर्चाएं हो रही उनकी? नहीं, चर्चा भाई जनता जो चर्चा करती है उसमें दम तो होता है। हमारे अलावा कोई अभी तक जीता?
तो हमसे पार्टी- पहले कोई जीता या हमसे बाद कोई जीता, हम जीते, तो जनता ये देख रही है, जो बोल रही है सही बोल रही है। तो पार्टी टिकट देगी क्या लगता है? पार्टी जैसा निर्णय करेगी वैसा हम मानेंगे। पार्टी चाहेगी तो हम लड़ेंगे। हम्म। अच्छा, 2-3 मतलब ऐसे पर्सनली सवाल पूछ रहे हैं कि पिक्चर उच्चर देखा तो आप? अब नहीं देखते हैं, हाँ। अब टाइम ही नहीं मिलता है देखने में। देखन तो बहुत शौकीन है, जब पढ़ित रहा लखनऊ में तब वो देखते रहा। मतलब किस अभी हाल ही में कोई नई पिक्चर देखे हो, कोई बढ़िया पिक्चर जो अच्छी लगी? इधर तो हम एक धुरंधर आई रहे मगर बीजेपी वाली पिक्चर है यार। नहीं वो धुरंधर 2, हाँ हाँ, धुरंधर 2। धुरंधर हमने देखी लेकिन धुरंधर 2 अभी नहीं देखी। तो देखने मतलब का बड़ी मन है। प्रशंसा हो रही, कह रहे मोदी जी उम्मा सब करो। नहीं, देखने का मन है लेकिन अभी देखी नहीं है, देखनी चाहिए, देखेंगे। किताब कौन सी अच्छी लगती है आपका? किताब हमको जो है जैसे कुछ ऐतिहासिक किताबें हैं, जैसे जो आप पढ़े हो अभी तक, जो आपका अच्छी लगी हो, कि बहुत करीब है। इस तरीके से तो किताब जैसे एक महाराणा प्रताप का आप जिक्र कर रहे हो। हमको जो है अगर ऐतिहासिक कैरेक्टर कोई सबसे ज्यादा पसंद है तो महाराणा प्रताप है। किताब पढ़े हुई? किताब नहीं पढ़ा, हाँ। हम सीरियल देख रहे थे, महाराणा अच्छा, प्रताप सीरियल चल रहा था। हाँ। तो हम बहुत ज्यादा सीरियल वगैरह देखते रहे थे पहले। एक बार जो है घर में बच्चों ने कहा पापा आओ बैठो देखो कितना बढ़िया सीरियल है, बैठ के देखने लगे। अब एक आध बार देखा तो अच्छा लगा, तो हम कहा अगला वाला कब आएगा, तो फिर पता चला फिर एक हफ्ते के बाद फिर बैठे देखे, तो देखने की लत पड़ गई मुझे, सीरियल देखने की लत पड़ गई। सीरियल के समय में अगर हम कहीं शादी विवाह में होते थे क्षेत्र में, तो ऐसी जगह पहुंच जाते थे जहां हमको सीरियल देखने को मिल जाए, जहां टीवी चल रहा हो। महाराणा प्रताप वाला है। या अगर अपने घर से थोड़ी दूर पे है 8-10 किलोमीटर और सब निपटा चुके हैं काम काज, तो फिर लौट करके घर भाग आते थे देखने के लिए। तो वो हमको लत पड़ गई थी, हम घर के साथ पूरा देखते थे, तो काफी दिन तक देखते रहे। फिर एक दिन जो है वो देखते देखते बस जैसे ही सीरियल खत्म हुआ, बस मेरे मन में अचानक आया कि ये जितने भी किले इसमें दिखाए जा रहे हैं, जो जो कुछ राजाओं ने समर्थन किया, अब कुछ इनके विरोध में जो है उधर से लड़ने लगे मुगलों की तरफ से, इनको देखना चाहिए। हम रात ही में खत्म हुआ सीरियल, हमने कहा लाओ जरा नक्शा निकालो। देखा वहां, हमने कहा अब चलना है, परसों चलना है। अच्छा, घूमे भी गया? परसों चलना है। हाँ। बस रात में तैयारी बनी, परसों चलना है। फिर रात में ही पिताजी से बात किया, तो पिताजी भी हमारे थोड़ा घूमने में, ये ऐतिहासिक चीजें देखने में उनको भी बड़ा मजा आता है, रुचि है। तो कहा हाँ ठीक हम चलेंगे। तो दूसरे दिन उनको गए बुला लाए, और तीसरे दिन सुबह फिर निकल गए। तो एक हफ्ता तक पूरा वहाँ राजस्थान में सब सारे किले, सारे तो नहीं लेकिन अधिकांश किले हम देख दाख करके पूरी फैमिली के साथ घूम करके आए। अच्छा, शादी कब हुई रहा आपकी? शादी हमारी हुई थी 1987 में। अच्छा, कैसे मुलाकात हुई रहे? मुलाकात हमारी नहीं हुई, शादी के बाद हुई। अरेंज मैरिज? हाँ, शादी के बाद मुलाकात हुई। मुलाकात करने के लिए परेशान रहे खूब, लेकिन हो ही नहीं पाई। मतलब कैसे? शादी तय हुई मामा के कहने से। तो हमारे ननिहाल के रास्ते में ही ये गांव पड़ता है, कोटवा हमारी ससुराल। ननिहाल से जब हम पढ़ने जाते थे रफी मेमोरियल इंटर कॉलेज, तो बीच में ही गांव पड़ता है। तो कोटवा की ही है हमारी वाइफ। तो मामा के रिलेशन में दूर से पढ़ती थी, तो मामा ने अपना तय करा दी। तो हमारे एक छोटे मामा थे, वो भी पढ़ने जाते थे, उस समय हमारी वाइफ भी पढ़ने जाती थी। तो छोटे मामा बताओ कि हमसे भी छोटे हैं उम्र में, कहा कि आज मिल ही रहे हैं सब लड़कियां। तो हम कही मामा कॉलेज जो है हमका दिखाओ। तो रास्ते में हम 2-3 दिन जा करके वहाँ बैठते थे कि भाई हम देखें कौन सी। भाई तब मन में था भाई तो शादी करनी रहा आपका? हाँ, और तब कई साल के रहो? तब देख करके तो क्या नहीं होता हमारी। अच्छा, पहले मतलब चेहरा नहीं दिखाता था शादी से पहले? देखने की परंपरा नहीं थी, कोई देखता नहीं था। जो घर के लोगों ने तय कर दिया हो गया उस समय। ये आज तो ये मतलब शादी तय हो गई तो आप देखना चाहते हो कि देखना, लेकिन हम जब जो दिन हम देखा जी, तो मामा हमका बैठा रहे हैं फुलिया, वो दिन पता चले कि वही पे नहीं की दूसरी लड़कियां आवे निकल जाए गांव की। तो कहने मामा कहे कि तो है नहीं, तुम्हारी शादी जिनसे हो तो है नहीं। तो हम कहा चलो भैया छोड़ो, देख नहीं पाएंगे। 3 बार प्रयास किया, नहीं देख लोग नहीं देख पाए। तो हमने कहा, तो शादी जब हुई, शादी में देखा, शादी के बाद फिर मुलाकात हुई।
अच्छा, बाराबंकी की राजनीति का आप कैसा देख रहे हो, इसमें जो चल रहा माहौल वर्तमान में, जो सांसद है इनकी राजनीति कैसे आप देख रहे हो? भैया देखो, सांसद के ऊपर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, अब जनता भी जान रही, सब देख रही है। तो जैसे राजनीति, हम एक चीज आपको बताना चाहते हैं कि चाहे चपरासीगिरी भी करनी हो, उसके लिए भी ट्रेनिंग करवाती है सरकार। किसी भी विभाग में किसी पद पे आपकी पोस्टिंग हो जाए, आपको पहले ट्रेनिंग दी जाएगी, पहले आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा, तब आपसे काम लिया जाएगा। लेकिन राजनीति ऐसी चीज है कि मैं ट्रेनिंग देने नहीं जाते, और यही कारण है कि जो लोग बिना ट्रेनिंग के, बिना ट्रेंड हुए आ जाते हैं, वो सिस्टम समझ ही नहीं पाते हैं। ट्रेनिंग का मतलब इसमें यह है कि पहले आदमी आवे पार्टी में, कुछ दिनों तक काम करे, बड़े नेताओं के साथ रहे, उनके साथ आना जाना देखे, अधिकारियों से कैसे बात की जाती है, जनता से कैसे मिला जाता है। ये अगर खुद वो देख करके आएगा और फिर वो जाएगा, तब सारी चीजों को समझ पाएगा। और अगर बाप दादा करनी कमाई से होगा तो फिर वो पूरी बात थोड़े समझ पाएगा। तो ये होती है। अब हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, पूरा जिला टिप्पणी कर ही रहा है। बाराबंकी में नेता जी आ रहे हैं एक बार, तो कहीं ना इनके लिए हम जान दे देंगे, लड़ाई भी कर लेंगे, एक मंच से बयान दीना है ब्रजभूषण शरण सिंह। हाँ, कहा था उन्होंने। अच्छी दोस्ती है आपकी? नहीं, हमारी जान पहचान है, ठीक है। वो सांसद थे और हम भी सांसद, बहुत सीनियर नेता है, लेकिन उनकी एक क्वालिटी है कि वो किसी से भी मिलते हैं तो बड़े अच्छे व्यवहार से मिलते हैं, हमको भी बड़ा सम्मान करते हैं वो, तो इसलिए उन्होंने कहा होगा। नहीं तो तब से अब मुलाकात हुई दोबारा? उसके बीच में मुलाकात एक आध बार हुई है, ज्यादा नहीं हुई। अब इधर जो है कहीं ऐसा वो नहीं आया समय की मुलाकात हो। मुलाकात करेंगे? नहीं, बिल्कुल करेंगे। क्या अब तो चाहते कहीं मिल गए तो मुलाकात हुई। स्पेशली कोई ऐसी कोई बड़ी इच्छा नहीं कि हम करने जाएं मुलाकात, लेकिन मन में रहता है कहीं मुलाकात ज्यादा दिन से नहीं हुई, कहीं मिल जाए, मुलाकात हो जाए। अच्छा, अभी हमने अभय सिंह के साथ आपकी फोटो देखी थी, एक कोई प्रोग्राम में थे सर। अभय सिंह ने एक कथा करवाई थी अपने यहाँ, बहुत बड़ी कथा थी। तो उसमें प्रदेश के बहुत सारे नेता गए थे, मतलब अधिकांश मंत्री भी गए थे उसमें, और बहुत सारे नेता भी गए थे, दूसरे दलों के भी नेता गए थे वहां पर। तो हम भी गए थे, कथा हमने भी 1 घंटे कथा बैठ करके सुनी वहाँ। हमको भी उन्होंने बुलाया था, कार्ड दिया था बाकायदा, तो इसलिए गए थे। बाराबंकी में सबसे बीजेपी में प्रिय आपको कौन लगता है? हमको तो बाराबंकी में सब प्रिय लगते हैं, सभी ठीक है, अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। और इस तरीके से तो एक व्यक्ति के लिए कहा नहीं जा सकता है कि एक कोई आदमी प्रिय है। सब ठीक है, पार्टी काम कर रहे हैं। कुछ लोग नवीन राठौर जी के साथ पार्टी को बढ़ा रहे हैं, कुछ पार्टी को मिटा रहे हैं। हमारे लिए सब ठीक है। नहीं, नवीन राठौर जी की फोटो बता रहा था आपके साथ। देखिए, नवीन राठौर का हमारा जो रिश्ता है वो हमारा पारिवारिक रिश्ता है, और नवीन राठौर से पहले हमारा रिश्ता उनके पिताजी से है। उनके पिताजी शिवकरण रामनगर से, हाँ, शिवकरण सिंह जी रामनगर से चुनाव लड़े थे। वो सेना के रिटायर्ड अफसर हैं, और नवीन के बाबा जी भी सेना के रिटायर्ड अफसर थे, वो मेजर थे सेना में। तो ये रिटायर होने के बाद जो है इनके पिताजी चुनाव लड़े, तो रामनगर से लड़े, मेरा गांव रामनगर में ही आता है। तो उस समय हम लोग युवक मंगल दल में काम कर रहे थे, और शिवकरण सिंह जी युवक मंगल दल के प्रदेश महामंत्री थे। तो युवक मंगल दल में जहाँ जहाँ हम लोग काम करते थे, श्रमदान, गांव की साफ सफाई, वहाँ शिवकरण सिंह जी पहुंचे, लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए एक एक गिलास सबको दे दिया पुरस्कार में। कहीं अपना जो है कुछ खेल कूद का सामान दे दिया, ये किया करते थे। तो इस नाते उस समय पूरे जिले में युवाओं के बीच में शिवकरण सिंह की एक अच्छी इमेज थी, और उसी बीच से चुनाव लड़ गए। तो उसी इमेज के चलते हम भी इनके साथ लग गए, हमने इनकी पूरी मदद की। चुनाव खैर जीते भी, बहुत सारे लोगों ने मदद की, चुनाव जीत गए। तो हमारे उनके संबंध पारिवारिक, उनके यहाँ हमारा आना जाना हुआ। शिवकरण सिंह जी के पिताजी भी कैप्टन रामनारायण सिंह, वो हमको बहुत मानते थे। तो घर आना जाना हमारा जो है उनके यहाँ बना रहा। हमारे घर भी शिवकरण सिंह जी भी गए, कैप्टन रामनारायण सिंह जी भी गए, बरुआ वाले घर पे, गांव वाले। तो पारिवारिक संबंध थे। और फिर जब इधर नवीन थोड़ा सा निकले, समाज में काम करना शुरू किया, तो पारिवारिक संबंध थे ही, तो नवीन से भी वही संबंध बने हुए हैं। और हम तो ये
चाहते हैं कि हमारे संबंध हम उनकी तीसरी पीढ़ी के हैं और ये चौथी पीढ़ी 5वीं पीढ़ी चले जाए, हमारे जीवन में तो संबंध बने ही रहे। तो हमारे उनके पारिवारिक संबंध। अच्छा, जब बाराबंकी आप आए रहो शुरू में, तो मतलब यहाँ के लोग बताते रहे आपका बहुत छोटा सा घर रहे, किराए पर रहते रहो, रिश्तेदारी में रहते रहो, फिर यहाँ तक संघर्ष करो, आप सांसद तक बनो। हम जो है पहले वहाँ रहते थे पारिजात में, घर छोड़ करके आए तो पारिजात में रहे। घर में हमारा बहुत बड़ा मकान बना, आज भी पड़ा है, पिताजी ने बनवाया था। और फिर उन्होंने संन्यास ले लिया, चले गए, आश्रम बनवाया। आश्रम पर जाने के पहले अच्छा मकान बना, अकेले हम भाई में हैं, कोई रहने वाला वहाँ नहीं है। वो छोड़ करके पारिजात में रहे क्योंकि पारिजात में ये संकल्प लिया था कि 1 साल तक हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे, वहीं पर रहेंगे जहाँ पारिजात औद्योगिक प्रतिष्ठान की स्थापना करेंगे, वहीं रहेंगे। 216 लोग, तो 216 लोग 1 साल तक वहीं रहे। 3 महीने के बाद थोड़ी छूट दी गई कि जो जाना चाहे जाए, कुछ परिस्थितियां लोगों की पारिवारिक खराब थी तो सब गए, लेकिन हम लोग कुछ लोग नहीं गए, अपने घर 1 साल वहीं रहे। और फिर धीरे धीरे वहाँ पर थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट हुआ, कुछ जो है प्रोडक्ट बनाना शुरू किया, बेचना शुरू किया, एनजीओ चलता रहा, तो वहीं रहते थे, वहीं संस्था चलाते रहे। वहाँ से फिर जो है थोड़ा सा मतभेद हुआ रामनरेश रावत जी से हमारा। तो हमने एक दिन ऐसे ही कहा कि भाई हम फला तारीख को अब यहाँ से चले जाएंगे, अब आप देखिए। और मुझे लगता है कि आपको मुझसे अब तकलीफ होने लगी है। तो पूरे ज़िले में यह है कि उपेंद्र और रामनरेश भाई हैं, और अब हम यहाँ रहेंगे तो स्थितियाँ ऐसी हो जाएंगी कि हमारी आपका मनमुटाव कहीं और कोई उस तरीके का रूप न ले ले कि हमारी आपकी लड़ाई हो जाए। तो वो होए उसके पहले हम यहाँ से चले जाएंगे, आप इसको सब देखिए। चले आए थे तो उस समय हमने निर्णय लिया कि अब अगर घर गए वापस तो सारा काम बंद हो जाएगा, फिर खेती बाड़ी में लग जाएंगे और जुट जाएंगे, वही काम करेंगे। तो हमने कहा घर नहीं जाना है, बाराबंकी शहर में ही रह करके हमको अपना फिर से जो है सब खड़ा करना है सिस्टम। तो हमारे मौसिया हैं यहीं, उनके यहाँ हम रहे। इतने बड़ा कमरा था उनके घर में, एक ड्राइंग रूम, तो हमने कहा उनसे, तो कहा रहिए इसी में। तो वहाँ रहे 1.5 साल तक। और फिर हमने अपना काम शुरू किया एनजीओ का अलग। एनजीओ का ठीक ठाक चल गया वहाँ से। फिर धीरे धीरे ये जिसमें बैठे हैं ये मकान बना, और फिर इसके बगल में लेकर के फिर उसको बनवाया। तो धीरे धीरे करके यहाँ मकान बन गया। खेती बाड़ी है ठीक ठाक, तो उससे अर्निंग होती ही थी। और जो यहाँ हम अपना एनजीओ चला करके करते थे, सब धीरे धीरे ईश्वर की कृपा से बन करके तैयार हो गया। खेल कौन सा पसंद है आपका? खेल हमको पसंद है वॉलीबॉल, हालांकि हमारी लंबाई बहुत कम है। वॉलीबॉल में लंबे लोग ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन हम लंबे न होने के बावजूद भी वॉलीबॉल हमको पसंद है। खेलते भी थे, हमारे यहाँ तो गांव में वॉलीबॉल होता था, हमारे पिताजी भी खेलते थे वॉलीबॉल। और ये सब युवक मंगल दल में मिलता था, वॉलीबॉल नेट और ये सब मिलता था। तो गांव घर के सामने ही मैदान था पूरा, उसी में तो गांव के सारे कई लोग जो है वो उसमें खेलते थे। तो हमको वो ज़्यादा पसंद है वॉलीबॉल। तो ये भैया हमारे साथ उपेंद्र रावत जी थे, बाराबंकी के पूर्व सांसद। बहुत अच्छी तरीके से बात करें, अपनी पूरी जीवन जो संघर्ष के उनके बारे में बताई। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करो, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, और बाकी उनका फेसबुक पे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो।